सभी स्टूडेंट आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। छात्रों एवं छात्राओं, देखिए बाबू, यह क्लास कक्षा 7 का हिंदी विषय का है, ठीक है ना। और आपके बुक में एक चैप्टर होगा फूल और कांटा। क्या होगा मेरे बाबू? फूल और कांटा। इस कविता को लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक है ना। इस कविता को हम लोग व्याख्या करेंगे इस चैप्टर का, और इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे। और इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर आए हैं जो इम्पोर्टेंट है करना, उनको हम लोग करेंगे। तो क्लास में पूरे टाइम बने रहिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी से हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए मेरे साथी, अपने साथियों को यह क्लास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अपने क्लास में जब जाइएगा तो बता दीजिएगा कि इस चैनल पर, रीड हिंदी चैनल पर क्या होता है, हिंदी विषय पढ़ाया जाता है। तो उनको भी बता दीजिएगा, वो भी अपने घर पे रह के पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या को करते चलेंगे, इसके पीछे अर्थ को समझते चलेंगे। पहला लाइन क्या कहता है जन्म लेते जगह में एक ही, इस संसार में सभी लोग एक ही प्रकार से जन्म लेते हैं, ठीक है ना बाबू। इस संसार में है जन्म लेते जगह में, जगह का अर्थ होता है संसार। क्या होगा? इस कविता के अनुसार संसार होगा, ठीक है ना। तो जरा बताइए, सबको कह रहा है, सबको कह रहा है कि एक ही जैसे जन्म लेते हैं, यानी कि सबको, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें हर मनुष्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए। मनुष्य भी आ सकता है, पेड़ पौधे भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? बताइए, ठीक है ना। फूल कांटा तो आ ही रहा है। फूल, अब कोई भी फूल हो सकता है, ठीक है ना। गुलाब का हो सकता है, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, वैसा फूल कुछ भी हो सकता है, यानी कि सभी जीव जंतु भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है ना बाबू। है जन्म लेते जगह में एक ही, इस संसार में सभी लोग एक ही प्रकार से जन्म लेते हैं, ठीक है ना। एक ही पौधा उन्हें है पालता। एक ही पौधा, अगर हम किसी मनुष्य की बात कर रहे हैं, अगर उपमा हम किसी मनुष्य के ले रहे हैं, अर्थ किसी और का ले रहे हैं, तो ज़रा बताइए कि एक ही माता पिता होते हैं और वह अपने 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चों को एक ही जैसे पालते हैं। सबके लिए समान कपड़ा बनवाते हैं, सबके लिए समान भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, उनको एक जैसे स्कूल में भेजते हैं, उनको एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही बेंच पे बैठते हैं, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता है? एक ही पौधा उन्हें पालता है, यानी कि एक ही प्रकृति और एक ही धरती सबको पालती है। रात में उन पर चमकता चाँद भी, रात में सभी पर जो चाँद है ना, एक ही प्रकार की रोशनी डालता है, शीतल रोशनी। बताइए, डालता है कि नहीं डालता है? तो आप कहेंगे डालता है। एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी की मतलब है कि सब पर एक जैसा रोशनी डालता है, वह भेदभाव किसी से नहीं करता। क्या प्रकृति और धरती किसी से भेदभाव करती है? आपके माता पिता अपने किसी बच्चों से भेदभाव करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है ना बाबू। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह का अर्थ होता है वर्षा, बादल। और जब बरसात होती है तो बताइए, किसी एक के लिए की होती है कि सबके लिए होती है? तो आप कहेंगे सबके लिए होती है। तो एक जैसा बादल भी सब पे बरस रहा है, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे फूल कांटे हों। फूल कांटे का कोई भी फूल हो सकता है जिसमें फूल और कांटे हों, ठीक है ना बाबू। एक से उन पर हवाएं हैं बहीं, और हवा जो चलती है ना, वह एक प्रकार से सब पे चलती है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बाबू? अगर यह फूल का पौधा है तो बताइए, चंद्रमा अपनी रोशनी डालेगा तो सब पर डालेगा कि नहीं डालेगा? तो आप कहेंगे डालेगा। भेदभाव करेगा कि नहीं, हम इस फूल पर रोशनी डालेंगे और कांटे पे नहीं डालेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। सब पर एक प्रकार का धूप मिलता है, एक प्रकार की वर्षा होती है, एक प्रकार की चांदनी मिलती है, ठीक है ना बाबू। पर सदा ही यह दिखता है हमें, इस संसार में सदा हमें यही दिखता है
ठीक है ना बाबू। अब क्या दिखता है, कभी आगे क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि पर सदा ही यह दिखता है हमें, पर हमेशा हमको यही दिखता है इस संसार में कि किसी का व्यवहार अलग है, ठीक है, किसी का स्वभाव अलग है। कोई एक जैसा है, बताइए, कोई एक जैसा है? आप जैसे हैं, आपके जैसा कोई है? बताइए बाबू। पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। उनके जो रंग ढंग हैं, जो बनावट है, जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, एक जैसा नहीं होता। मैं आपसे ये कहता हूँ कि किसी भी पेड़ के पौधे के पास चले जाइएगा, चाहे वह फूल का पौधा हो, चाहे कोई भी पौधा हो, आप उसमें से कोई एक फूल तोड़ लीजिएगा, ठीक है, और चाहे एक पत्ता तोड़ लीजिएगा, चाहे एक कांटा तोड़ लीजिएगा, चाहे एक डाली तोड़ लीजिएगा, कुछ भी तोड़ लीजिएगा, और आप उस पेड़ में वैसा डाली, वैसा पौधा, ठीक है ना, या फूल या फिर पत्ता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनके आकार में अंतर होगा, उनके बनावट में अंतर होगा, उनके रंग में अंतर होगा, उनके कलर में अंतर होगा, ठीक है ना बाबू। यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। वैसे ही एक ही पेड़ में उगने वाला फूल और कांटा भी एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। एक जैसी रोशनी पड़ रही है चंद्रमा की, सूर्य की भी रोशनी वैसे ही पड़ रही है, वर्षा भी वैसे ही हो रही है, ठीक है ना, हवा भी एक प्रकार से लग रही है, फिर भी कोई फूल बन जा रहा है तो कोई कांटा बन जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां। अब जैसे क्या होता है, कोई फूल तोड़ने जाता है तो उसकी उंगलियों में क्या होता है, कांटा लग जाता है। वैसे ही किसी का व्यवहार कांटों जैसा होता है, किसी की बोली कांटों जैसी लगती है, होता है ना। फाड़ देता है किसी का वरवसन, कभी कभी वह कांटा, ठीक है ना, कठोर बोली बोलने वाले लोग, कठोर स्वभाव रखने वाले लोग, ठीक है ना, यहाँ कांटे की उपमा दी गई है इसलिए कांटों से समझेंगे। फाड़ देता है किसी का वरवसन, वरवसन का मतलब होता है कि कपड़ा क्या होता है, कांटा क्या करता है, फंसा के फाड़ देता है। वैसे ही लोग भी कठोर वाणी बोलकर किसी को अपमानित कर देते हैं, क्रोधित कर देते हैं, मायूस कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, प्यार में डूबी तितलियाँ, और तितलियाँ कितनी प्यारी होती हैं बताओ, सभी लोग उससे प्रेम करते हैं। उनके भी पंखों को कतर देता है कांटा, ठीक है ना। तो जो कटीले लोग होते हैं, कटीले कांटों के जैसे, वह उन पर कोई कितना हो प्यार लुटाए, कितना हो प्यार बरसाए, ठीक है ना, वह उनके होते नहीं हैं। उनके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करेगा, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर कांटा तितलियों के साथ कर रहा है। भौर का है बेध देता श्याम तन, श्याम का मतलब होता है काला, तन मतलब होता है शरीर, ठीक है ना बाबू। बेध देता है मतलब कि उनके शरीर को भी फाड़ देता है कांटा, ठीक है ना। फूल लेकर तितलियों को गोद में, यहाँ देखिए फूल की बात होने, अब तक कांटों की बात हो रही थी, कांटों का व्यवहार कैसा होता है। अब फूल देखिए, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल जो होता है ना, कहता है उस पर भंवरे आके बैठ जाते हैं। फूल ऐसे होता है, भंवरे बैठ गए, और क्या करता है फूल, अपना मकरंद, अपना रस उनको देता है भंवरों को चूसने के लिए। होता है कि नहीं होता? देखते हो ना आप लोग। तो फूल का स्वभाव देखो कैसा है और कांटों का स्वभाव देखो कैसा है, दोनों में क्या है, अंतर है। भौर को अपना अनूठा रस पिला, अपना मकरंद रस होता है वह उसको पिला देता है फूल, निज सुगंधों और निराले रंग से, अपने सुगंधित खुशबू से और निराले रंग बिरंगे रंगों से, है सदा देता कली जी का खिला, लोगों के मन को
आनंदित कर देता है, खुशी में भर देता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो आप बताइए कि आपको फूल बनना है कि कांटा? कमेंट में लिख कर भेजिए। आप कांटों जैसा व्यवहार करते हो कि फूलों जैसा व्यवहार करते हो? देखो बाबू, अगर फूलों जैसा व्यवहार करोगे तो सभी लोग आपको प्रेम करेंगे। क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, जैसे फूल का करते हैं। ठीक है ना? फूल को कभी देखते हो कोई तोड़ मरोड़ के फेंक दिया? बोलो, देखते हो क्या? तो नहीं होता है ना ऐसा। कांटों के साथ ही होता है, होता है ना कांटों के साथ। कांटा कोई तोड़ कर अपने जेब में रखता है? कोई नहीं रखता। कांटा किसी को कोई उपहार देता है? नहीं देता। मगर फूल का सभी लोग सम्मान करते हैं। फूल तो ऐसा है कि वह भगवान को चढ़ाया जाता है, उनके सर पर रखा जाता है। भगवान जी के सर पर चढ़ाते हो ना भोलेनाथ को, जब जल अर्पित किया जाता है तो फूल कहाँ चढ़ाते? उनके सर पर लोग चढ़ा देते हैं। बताओ, फूल कैसा है? फूल का लोग माला पहनते हैं। तो फूल जैसा ही बनना है। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट? है खटकता एक सबकी आंखों में, बताओ वह क्या चीज़ है जो सबकी आंखों में खटकता है? तो क्या है? कांटा। दूसरा जो है ना, सोहता सुरसीस पर। दूसरा क्या? फूल। फूल जो होता है दूसरे के सिर पर चढ़ाया जाता है। मैंने बताया ना कि भगवान के ऊपर सर पर ही चढ़ाया जाता है, उनको माला भी पहनाया जाता है। आप लोग किसी को आमंत्रित करते हो, किसी का स्वागत करते हो तो फूलों से करते हो। शादी विवाह होता है, फूलों का ही वरमाला पहनाया जाता है, माला पहनाया जाता है। बताओ, कांटों का पहनाया जाता है क्या? नहीं, कांटे किसी को प्रिय नहीं होते, इसलिए कांटों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं मेरे बाबू। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, अब मैं कांटों की बड़ाई किस तरह से करूं और फूलों की बड़ाई किस तरह से करूं? आप लोग खुद ही समझदार हो, समझ जाइए। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ठीक है ना? अब आप ही लोग बताइए कि किस में बड़प्पन है, फूल में कि कांटा में? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इस कविता को लिखने वाले कवि जो हैं वह कौन है बताइए? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अब हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा इनकी जीवनी को पढ़ लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे अपने प्रश्न उत्तर पर। ठीक है ना मेरे बाबू? ओके, आगे देखिए। आगे हम लोग चलते हैं इनकी जीवनी पर। जीवनी खुल गया हमारा। हाँ, जीवनी खुल गया। चलिए, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बचपन में आपने यह कविता अपने माता पिता, भाई बहन, गुरुजनों, सगे संबंधियों के द्वारा जरूर सुनी होगी, पढ़ी होगी। मेरे साथ ही यह कविता भी लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ही हैं। फूल और कांटा के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं, इसलिए हम लोग इनकी जीवनी को पढ़ना जरूरी है। परीक्षा में ही पूछता है, ठीक है ना? उनका जन्म जो है ना 1865 ईस्वी में होता है। कहाँ? आजमगढ़ जिला। जानते हो ना आजमगढ़ जिला? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश स्टेट में। हरिऔध जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। ठीक है ना? यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनता है। पूछता है कि हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। ठीक है ना? बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्रमा खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। ठीक है ना बाबू? अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए चंद्र खिलौना किनकी रचना है? तो क्या बताएंगे? हरिऔध जी की। किनकी रचना है बाबू? हरिऔध जी की। बताइए खेल तमाशा किनकी रचना है? तो हरिऔध जी की। ठीक है ना? फूल और कांटा हरिऔध जी की। प्रिय प्रवास हरिऔध जी की। ठीक है ना? आगे देखिए, अब हम लोग चलते हैं आपके पाठ में जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, उनको थोड़ा सा हम लोग एकदम सरसरी नज़र से सॉल्व करते जाएंगे। अगर आप लोग कॉपी पेन नहीं लिए हो मेरे बाबू, तो कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है? नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है ना? चलिए,
आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां आपकी सहायता करेंगी, ठीक है ना। यहाँ क पर देखिए, क कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने आपको स्टार बनाना है। क्या बनाना है बाबू? स्टार बनाना है। स्टार, स्टार मतलब क्या होता है? तारा बनाना है, ठीक है ना। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, यानी कि किसी प्रश्न का एक उत्तर होगा और किसी प्रश्न का ज़्यादा उत्तर भी हो सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। पहला, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? कांटे के बारे में बताना है, कांटा के बारे में, ठीक है ना। देखिए, कटीली झाड़ियों से या फूल लगाया गया है। अच्छा बताइए आप लोग, या इस फूल का क्या नाम है? कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है। अब बताइए, क्या यह बात सही है कि गलत है? आप बताएंगे। कांटा जो है तितलियों और भंवरों को आकर्षित करता है। तो भैया तितली जाएगी क्या कांटों पर फरवाने के लिए अपना पंख? नहीं जाएगी ना। भंवरा जाएगा अपना शरीर छेदवाने के लिए? नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो कांटा जो है आकर्षित नहीं करता है, यहाँ से गलत हो जाएगा। कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है, यह बात तो बिल्कुल सही है। कांटा पौधे को हानि पहुंचाता है। मतलब पौधों को हानि पहुंचाता है क्या? नहीं, ठीक है ना, हानि नहीं पहुंचाता, इसलिए यह बात गलत है। कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है, तो यह बात भी गलत है। सुगंध से उसका कोई लेना देना नहीं है, जो उसको छुएगा उसको चुभेगा। तो यानी कि इस ऑप्शन में हमारा एक ही सही है। कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। यहाँ पे हमको क्या बनाना था? स्टार बनाना था। क्या बनाना था मेरे बाबू? स्टार, यानी कि यह सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या कहता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात ना बाबू? तो आप लोग ऐसे स्टार बनाएंगे। अब चलिए दूसरे को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है दूसरा। दूसरा देखिए, कविता में फूल और कांटे में समानताओं और भिन्नताओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है उसको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है? पहला, फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। क्या यह बात सही है? तो आप कहेंगे जी सर सही है, फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। और दूसरा देखिए, फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। तो भैया विचार समान नहीं होते हैं। सभी जानते हैं फूल सुगंध देता है, खुशबू देता है, अच्छा लगता है, आनंदित करता है। कांटा क्या करता है? केवल छेदता है, दुख देता है, ठीक है ना। तो विचार समान नहीं है, यह बात क्या है? गलत है। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन स्वभाव भिन्न होते हैं। यहाँ पर स्वभाव आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। स्वभाव जो होता है भिन्न होता है। ठीक है ना। क्या यह बात सही है? फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। जी वेरी गुड, यह बात बिल्कुल ही सही है। अगला, फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि इस ऑप्शन में पहला और तीसरा और चौथा सही है। तो सबके सामने हमको क्या बनाना है? स्टार बनाना है। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है बाबू, तो स्टार बनाना है तो बना लीजिएगा आप लोग। और यहाँ हम इसके लिए यहाँ पे स्टार बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये स्टार बन गया, ठीक है। आगे चला जाए। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है ना। देखिए कितना मज़ा आ रहा है। अगर इस कविता को आपने सही रूप से पढ़ लिया तो सब चीज़, हर चीज़ आपके लिए आसान होती नज़र आएगी, ठीक है ना बाबू।
अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरा, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? बताइए, व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। क्या किसी के कुल के अनुसार उसको सम्मान मिलता है? क्या यह बात सही है या फिर गलत है? व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। भैया हम अच्छे कुल से हैं तो हमको सम्मान मिलेगा, हम अगर गलत कुल में पैदा ले तो हमको सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं, यह बात बिल्कुल ही सही है। क्या है बाबू, यह बात बिल्कुल सही है। कुल के ही उसके सम्मान का अधिकार नहीं होता, कुल के द्वारा किसी का सम्मान नहीं मिलता। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है, यह बात बिल्कुल सही है। कुल बड़ा नहीं होता, आदमी का काम, आदमी का गुण ही बड़ा होता है। अगला, यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है, यह बात भी बिल्कुल सही है, यह बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना बाबू। अब इसके आगे भी आप लोग स्टार बना लेंगे जो बातें सही हैं, ठीक है। अब आइए चौथे पे चलते हैं। कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। अब इसमें चौथे में बताना है, धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। क्या इससे पता चलता है किसी के पास ज़्यादा धन है, दौलत है, उसकी ज़्यादा ताकतवर है तो वह बड़ा है? तो भैया ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल गलत। अगर, ठीक है ना, अगर आपके मन में ऐसा भाव हो, अगर आपको जानकारी में ऐसी बातें हो तो यह बात बिल्कुल गलत है। कोई धन दौलत वाला या फिर ज़्यादा ताकतवर वाला बड़ा नहीं होता। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती है, ऐसी बात तो है नहीं। अब बड़े कुल में जन्म ले लिए हैं, नीच कर्म हो हमारा, तो बताइए कि कुल का बड़प्पन मेरी कमियों को ढक सकता है? तो बिल्कुल नहीं, यह बात भी गलत है। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, उसके स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। अगला, कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है। बिल्कुल यह बात गलत है। कुल का नाम भैया क्या है? अगर हमारे गुण अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे कर्मों से लोग जानेंगे, हमारे कार्यों से जानेंगे, हमारे गुणों से लोग जानेंगे। इसमें कुल मायने नहीं रखता। तो अगर आप लोग के मन में ऐसा हो कि हम अच्छे घर में जन्म नहीं लिए हैं, हमारा अच्छे घर में पालन पोषण नहीं हो रहा है, तो आप लोग यह सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, यह सोचकर। ठीक है ना। इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है, अपने गुणों से पहचाना जाता है, अपने संस्कारों से पहचाना जाता है, अपने चरित्र से पहचाना जाता है, अपने सद्कर्मों से पहचाना जाता है। कुल के आधार पर नहीं पहचाना जाता। ठीक है ना बाबू। देखिए, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है और पूछना है कि आपने यह उत्तर क्यों चुना। देखिए, मैंने जो उत्तर चुना उसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया। अगर कोई आपको गलत उत्तर बताता है तो उससे पूछिए कि आपने यह उत्तर क्यों बताया। क्या यह उत्तर नहीं हो सकता? अगर यह नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? ठीक है ना मेरे बाबू, बात समझ में आ रही है ना? बोलिए। तो बात समझ में आ रही है। अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करना है बताइए। आपको अपने कक्षा में जाना है, पढ़ने जाना है, तो सबसे यही कहना है कि भैया इस चैनल पर संतोष सर हैं जो हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है ना। अब हम लोगों को उनसे ही हिंदी पढ़नी है। ठीक है ना मेरे बाबू। आगे देखिए, अगला प्रश्न कौन सा होता है? ठीक है ना, यहाँ हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, क्या आप लोग रेडी हो? कमेंट में लिखते रहिए। आप लोग, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए आप देख रहे हैं तो कमेंट में अपनी हाजिरी लगा दीजिए।
ठीक है ना, पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस कविता में फूल और कांटा, ठीक है ना बाबू, इस कविता में फूल और कांटा के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभाव के अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा करना है कि फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं, इन्हें उपयुक्त प्रतीकों से जोड़ना है। ठीक है ना, दो प्रकार के बीच में एक फूल है, एक कांटा है। अब यहाँ पर प्रतीक दिया गया है, ठीक है ना, जो जिसके प्रतीक में होगा आप लोग एरो बना देंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए दया किसका प्रतीक है, फूल का कि कांटा का, तो आप कहेंगे सर जी फूल का, तो एरो फूल का बन गया। ठीक है ना, स्वार्थ किसका प्रतीक है, फूल की कांटा, तो आप कहेंगे कांटा। ठीक है, सुख किसका प्रतीक है, फूल की कांटा का, तो फूल का। ठीक है, सुंदरता किसकी प्रतीक है, फूल की कांटा, लोग कहते हैं तुम तो फूल जैसे सुंदर हो, तो फूल जैसे सुंदर हो तो सुंदरता का प्रतीक हो जाएगा। कोमलता किसका प्रतीक है, तो फूल का प्रतीक हो जाएगा। आनंद किसका किसका प्रतीक है, तो फूल का हो जाएगा। ठीक है ना, अब इधर देखिए, परोपकार किसका प्रतीक है, तो फूल का। प्रेम किसका प्रतीक, फूल का। बुराई किसका प्रतीक, कांटा का। दुख किसका प्रतीक, कांटा का। कठोरता किसका प्रतीक, कांटा का। प्रसन्नता फूल का। पीड़ा कांटा का। बात समझ में आ गई। देखो तो, अगर इस चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ा तो सारे प्रश्न बिना याद किए ही तैयार हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, इसलिए घबराना नहीं है, मन लगा के बस पढ़ाया जा रहा है, उस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है ना बाबू, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, बस 5 मिनट की और क्लास है बाबू, बने रहिएगा। बने रहेंगे तो कुछ जानकारी मिलेगी, छोड़ कर जाएंगे तो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है ना बाबू, इसीलिए कहा जा रहा है कि क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। यहाँ देखिए हेडिंग है, आपकी किताब में दिया होगा कि शब्द से जुड़े शब्द, शब्द से जुड़े शब्द। यहाँ पर एक शब्द है बड़प्पन। ठीक है ना, जितने भी खाने दिए हैं उनमें शब्द भरना है। ठीक है ना, बड़प्पन के जैसा, बड़प्पन, जो लोग बड़प्पन जिनके अंदर होती है उनके अंदर क्या क्या होता है। तो अभी आपने पढ़ा कि दया होती है, वह दयालु होते हैं। परोपकारी होते हैं, बोलिए परोपकारी होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए। बड़प्पन सुंदरता का प्रतीक है, लोग सुंदर होते हैं। बड़प्पन मीठी वाणी के प्रतीक है। ठीक है ना, अब बाकी देखिए दो भरना है, दो। यह आपका HW है, आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट में लिखेंगे। ठीक है ना बाबू, तो देखिए हिंदी विषय का जो तीसरा अध्याय है फूल और कांटा, यहीं पे होता है समाप्त। ठीक है ना, तो यह तीसरा चैप्टर आपको जाकर अपने साथियों से, अपने सहपाठियों से बतानी है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आपके अगले चैप्टर पर। ठीक है ना, चौथा चैप्टर जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब वह चौथा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चौथा चैप्टर क्या है, पानी रे पानी। ठीक है, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।